ये देख लिया था जो कि ब्रिटिश कंपनी है, उसको लगा कि हमें एक नई विदेशी नीति की आवश्यकता है। यहाँ तक तो हमने देखा था ना कि उन लोगों को ऐसा लगा था कि उन लोग को एक नई विदेशी गतिविधि देने की आवश्यकता महसूस की गई है, ठीक है ना। अभी तक ब्रिटिश नीति भारत में फ्रांसीसी योजना और महत्वाकांक्षियों के अनुसार निर्धारित होती थी। नेपोलियन के पतन के साथ ही फ्रांसीसी संकट समाप्त हो गया। नेपोलियन का पतन हो गया तो ऐसे फ्रांसीसी संकट भी, लेकिन अब फ्रांस की जगह रूस ने ले लिया। मध्य एशिया में रूस का तेजी से विस्तार हो रहा था। पूर्व में भी रूस अनेक दार्शनिक और महत्वाकांक्षी कदम उठा चुका था। एशियाई देशों में वह अपना साम्राज्यवादी जाल फैलाना प्रारंभ कर चुका था। अफगानिस्तान में रूस अपना विस्तार चाहता था और नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा था। अफगानिस्तान में रूसी विस्तार से अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी, ऐसा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का विचार था। अतएव वाटरलू के बाद मध्य एशिया तथा पूर्वी एशिया में रूसी प्रसार की योजना एवं साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बाद में भारत सरकार की विदेशी नीति को प्रभावित करने लगी। इंग्लैंड और रूस में तीव्र साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 19वीं सदी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके थे। उस समय किसी राष्ट्र की शक्ति और महानता का द्योतक उसके उपनिवेशों की संख्या थी। इंग्लैंड में यह काल पॉमस्टन और डिज़रायली जैसे कट्टर समाजवादियों का था। कौन कौन? कार्ल पॉमस्टन और डिज़रायली जैसे कट्टर समाजवादियों का था, जो उपनिवेशों को अपने देश के गौरव का प्रतीक समझते थे। अंग्रेजी उपनिवेशों में भारत का प्रमुख स्थान था, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो चुके थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि ब्रिटिश सरकार भारत तथा अन्य एशियाई देशों में अपनी साम्राज्यवादी हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के स्वरूप का निर्धारण करती। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने और अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाई। अर्थात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का पड़ोसी देशों के संबंध नए आधार पर विकसित हुए। कौन कौन से आधार थे वो? इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों के विकास एवं भारत में राजनीतिक सत्ता के सुदृढ़ीकरण और प्रशासनिक व्यवस्था ने भारत सरकार को भारतीय प्राकृतिक सीमाओं तक बढ़ने को प्रेरित किया। भारत सरकार के लिए ऐसा करना प्रतिरक्षा व्यापारिक लाभ सीमाओं तक बढ़ने को प्रेरित किया। भारत सरकार के लिए ऐसा करना प्रतिरक्षित व्यापारिक लाभ एवं आंतरिक संबंध के लिए आवश्यक था। इसके कारण सीमा संबंधी कुछ टकराव भी हुए। यद्यपि भारत सरकार ने प्राकृतिक और परंपरागत सीमाओं से बाहर भी गई। ब्रिटिश सरकार अपने यूरोपीय व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विशेषकर फ्रांस और रूस को अपने पड़ोस के प्रभाव में बढ़ने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार हमेशा प्रयास करती थी कि भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर स्थित देशों में अपना प्रभुत्व और नियंत्रण कायम कर अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को वहां पांव जमाने से रोका जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार को भारत के पड़ोसी देशों यथा ईरान, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत आदि के साथ अपने संबंधों के स्वरूप को निर्धारित करना पड़ा। दूसरा कारण भारत सरकार का विदेशी चरित्र था। एक स्वतंत्र देश की विदेशी नीति स्वतंत्र देश की विदेशी नीति से भिन्न होती है। किसी भी स्वतंत्र देश की विदेशी नीति वहाँ के लोगों की आवश्यकता और हितों से प्रभावित होती है, लेकिन विदेशी शासन के अधीन किसी भी देश की विदेशी नीति का मूल्य लक्ष्य शासक देश के हितों को साधना होता है। जहाँ तक भारत का संबंध था, भारत सरकार की विदेश नीति लंदन स्थित ब्रिटिश सरकार के निर्देशों के अनुसार संचालित होती थी। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के दो प्रमुख उद्देश्य थे: भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और एशियाई अफ्रीकी देशों में ब्रिटिश व्यापारिक और अन्य आर्थिक हितों का विस्तार। इन दोनों शक्तियों उद्देश्यों ने भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और क्षेत्रीय शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रेरित किया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के सिलसिले में ब्रिटिश सरकार अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच संघर्ष हुई, जो एशियाई अफ्रीकी देशों में अपने क्षेत्रीय स्वामी और व्यापार का विस्तार चाहते थे।